नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में हम रीतिकाव्य सुमन पढ़ रहे हैं और आज रीतिकाव्य सुमन में रीतिकाल के एक कवि सेनापति को पढ़ेंगे हम। सेनापति के जो पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं उनको पढ़ने से पहले हम सेनापति के बारे में जानना चाहेंगे कि सेनापति रीतिकाल के एक सफल कवि किस प्रकार से हैं। आइए आज हम जानते हैं सेनापति के बारे में और उनके जीवन परिचय और सारी चीज़ों के जानने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, उनके पदों की व्याख्या करेंगे। रीतिकाल के रीति परंपरा के कवियों में सेनापति का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनके जीवन के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी हमें प्राप्त होती है, वह इनके ग्रंथ कवित रत्नाकर में ही मिलती हैं। कवित रत्नाकर में इन्होंने अपना परिचय दिया है। इसके अतिरिक्त हमें सेनापति के जन्म और किसी प्रकार की कोई जानकारी कहीं लिखित रूप में नहीं मिलती है प्रामाणिक रूप से। लेकिन कवित रत्नाकर में जिन्होंने जो अपना परिचय दिया है वो एक पद के माध्यम से दिया है, जिस पद में वो अपना और अपने परिवार का, अपने परिजनों का पूरा परिचय देता है कि वो किसके पोते हैं, किसके क्या हैं। वो पद इस प्रकार से कवित रत्नाकर में इन्होंने दिया है कि दीक्षित परशुराम दादो है विदित नाम, जिन कीने यज्ञ जा की जग में बढ़ाई हैं, गंगाधर पिता गंगाधर के मान जाको, और गंगा तीर बस्ती अनूप तीन पाई है। महाजानी मणि विद्या दानहु को चिंतामणि, हीरा मणि दीक्षित ते पाई पंडिताई है। सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई है। इस पद के अंदर सेनापति ने अपना पूरा परिचय दे दिया है। इस छंद से ये स्पष्ट होता है कि इनके पितामह का नाम परशुराम दीक्षित तथा पिता का नाम गंगाधर दीक्षित था। इनके पिता गंगा के किनारे अनूप बस्ती में रहते थे। ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि अनूप बस्ती अनूप शहर ही हैं अथवा अन्य कोई स्थान। जनश्रुति के अनुसार सेनापति अनूप शहर, जो बुलंदशहर जिले के अंतर्गत है, के निवासी थे। बहुत से विद्वान सेनापति तथा संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान भट्ट नागेश दीक्षित को अभिन्न मानते हैं, एक ही मानते हैं कि ये दोनों एक ही है। जो भट्ट नागेश दीक्षित थे उसी का नाम सेनापति है। इस अभिन्नता का आधार ये माना जाता है कि भट्ट नागेश दीक्षित भी उसी समय के हैं तथा वे भी गंगा के किनारे रहा करते थे। सेनापति की रचनाओं के अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। लेकिन सेनापति तथा भट्ट नागेश दीक्षित को एक मानना सही नहीं प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि नागेश भट्ट के पिता का नाम शिव भट्ट था। वे श्रृंगबेरपुर के महाराज रामदत्त के आश्रय में रहते थे। इनके गुरु हरि दीक्षित थे। नागेश भट्ट संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरण थे और उनकी किसी हिंदी रचना का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त इस बात का भी कहीं कोई संकेत नहीं है कि इनका उपनाम सेनापति था। ऐसी स्थिति में सेनापति तथा नागेश भट्ट को अभिन्न मानना दुरारूढ़ कल्पना ही प्रतीत होती है। सेनापति की दो रचनाएं मानी जाती हैं, एक कवित रत्नाकर तथा दूसरी है काव्य कल्पद्रुम। इनमें से अभी तक कवित रत्नाकर ही प्राप्त होती है। कुछ विद्वानों का मानना है
कि कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम एक ही ग्रंथ है। कवित रत्नाकर में 5 तरंगे तथा 394 छंद हैं। 5 तरंगे से तात्पर्य 5 अध्याय हैं और उसमें 394 छंद हैं। सेनापति का रचना काल भक्ति काल तथा रीतिकाल के मध्य पड़ता है, अतएव इनकी रचनाओं में इन दोनों प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं। इनकी आधी रचनाएं भक्ति की ओर झुकी सी जान पड़ती हैं तो आधी श्रृंगार की ओर, लेकिन आलंकारिकता की प्रवृत्ति सभी रचनाओं में देखने को मिलती है। अलंकारों की दृष्टि से इनका प्रिय अलंकार श्लेष है। श्लेष योजना की दृष्टि से केवल केशवदास ही इनकी टक्कर के कवि हैं। इनके श्लेष व्यंग्य गर्भित हैं और इनका अर्थ समझने के लिए न तो अधिक क्लिष्ट कल्पना की ज़रूरत पड़ती है और न ही किसी कोश का आश्रय लेना पड़ता है। सेनापति बहुत सहज और सरल लिखने वाले हैं, केशव की तरह क्लिष्ट नहीं लिखते हैं, लेकिन केशव के समान ही ये श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हैं। केशव के काव्य का सेनापति के काव्य का सर्व प्रमुख जो वैशिष्ट्य ऋतु वर्णन है। इनके ऋतु वर्णन संबंधी छंद इस तथ्य के परिचायक है कि इन्होंने प्रकृति के विभिन्न क्रिया व्यापारों का कितना सूक्ष्म निरीक्षण किया था। ये इनकी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का ही परिणाम है कि इन्होंने शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के मार्मिक वर्णनों के साथ साथ इन तीनों के संदेह स्थल के प्राकृतिक सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक चित्र उकेरे हैं। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के वर्णन में इन्हें कमाल हासिल है। सेनापति राम भक्त कवि थे, यही कारण है कि इन्होंने कवित रत्नाकर की चौथी तरंग में रामचरित का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। ये बात दूसरी है कि इस वर्णन में राम के जीवन की समूची कथा को आधार बनाने के स्थान पर कतिपय प्रमुख घटनाओं को ही आधार रूप में ग्रहण किया गया है। राम के शौर्य तथा भक्तवत्सल रूप पर कवि की दृष्टि विशेष रूप से टिकी है। सेनापति ने श्रृंगार के भी अत्यंत रसीले चित्र उकेरे हैं। पर या नायिका संबंधी प्रकरण से इसी कथन की पुष्टि होती है। सेनापति ब्रज भाषा के सिद्ध कवि हैं। प्रवाहयुक्त भावानुकूल भाषा प्रयोग इनके काव्य की उल्लेखनीय विशेषता है। इनकी भाषा में भाषा के तीनों गुण ओज, प्रसाद और माधुर्य का सहज संगोपन है। तीनों ही गुण हमें इनकी भाषा में देखने को मिलते हैं। इन्होंने संस्कृत निशब्दावली का प्रयोग करते हुए भी सहजता का ऐसा ध्यान रखा है कि उसमें कहीं भी क्लिष्टता नहीं आने पाई है। इनके काव्यों में फारसी भाषा के तद्भव रूप की भी प्रधानता देखने को मिलती है। छंदों में लय का ऐसा सुनिश्चित एवं सुनियोजित तरीके से इन्होंने प्रयोग किया है कि उनकी पंक्तियाँ नृत्य के पद संचार का सौंदर्य बिखेरती नजर आती। शब्द चमत्कार और उक्ति चमत्कार के समुचित योग से इनकी प्रतिभा और सूझबूझ का परिचय प्राप्त होता है। ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण इनकी रचनाओं की अपनी एक अलग पहचान है। अपनी एक अलग पहचान के कारण ये रीतिकाल के एक उल्लेखनीय कवि माने जाते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में जो अंश संकलित हैं सेनापति द्वारा रचित राम कथा का अंश हैं तथा साथ ही साथ उनके ऋतु वर्णन के वैशिष्ट्य को निरूपित करने वाले अंश भी स्थान प्राप्त किए हैं। राम कथा से संबंधित काव्यांशों में 3 बातों पर विशेष जोर दिया गया है। पहली बात यह है कि इसमें श्री राम के सौंदर्य, सर्वज्ञ रूप और प्रभाव का वर्णन किया गया है। कवि ने स्पष्ट घोषित किया है कि सीता स्वयंवर को देखने के लिए कितने ही देवी देवताओं का समूह अंबर को छोड़कर धरती पर आया है। सीता स्वयंवर की शोभा का वर्णन, उसकी अद्वितीयता का उल्लेख करते हुए कवि ने जनक की सभा का सौंदर्य और उसकी मधुरिमा के साथ साथ मर्यादित स्थिति का वर्णन भी किया है। संपूर्ण वर्णन के पश्चात कवि यह स्पष्ट चित्रित कर देता है कि सभी देशों के बड़े बड़े नरेश और राजकुमार शिव धनुष को तोड़कर सीता को प्राप्त करने की लालसा से वहाँ आए थे, किंतु कोई भी सफल नहीं हो सका। अंततः राम ने उद्देश्य पूर्ण किया
और सीता ने राम की सुंदर कांति को देखते हुए उनके गले में जयमाला डाल दी। सीता जब जयमाला डाल रही थी उस समय उनकी स्थिति प्रेम भावों से परिपूर्ण उनकी मानसिकता को भी व्यक्त कर रही थी। ऋतु वर्णन शीर्षक से जो पद दिए गए हैं वे भी सेनापति के प्रकृति विषयक सूक्ष्म निरीक्षण और उनकी सौंदर्य भक्ति को उद्घाटित करने वाले हैं। ऋतुराज बसंत के आगमन और उसके प्रभाव का वर्णन कवि ने बड़ी भावुकता के साथ किया है। इसी क्रम में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करना भी वे नहीं भूले हैं। संकलित अंश में 2 पद्यांश ऋतुराज बसंत के सौंदर्य से संबंधित हैं और शेष 2 ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव को व्यक्त करते हैं। भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग तो यहाँ द्रष्टव्य है ही साथ कवि प्रतिभा और उसके सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का प्रमाण भी सरलता से सेनापति के पदों में हमें मिल जाते हैं। ये मुख्य रूप से था सेनापति का परिचय। सेनापति की रचनाओं का अध्ययन व्याख्या हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जो परिचय है उसमें अगर कहीं आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।